रिएक्शन आगे नहीं चल सकता। तो जितने भी आगे मेटाबॉलिक पाथवेज हैं वो सारे के सारे स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको समझना है कि वो जो एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड या पायरुवेट जो ग्लाइकोलिसिस से बन के आ रहा होता है, जिस वक्त वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है, उस वक्त उसको एसिटाइल कोए में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पीडीएच कॉम्प्लेक्स, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। दिस स्टेप इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए साइकिल। आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि विच रिएक्शन इज अ लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, इन दोनों रिएक्शंस के दरमियान में लिंक कौन सा है। तो आपने फिर ये बताना है कि ये रिएक्शन जो है पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में जो कन्वर्शन होती है विद द हेल्प ऑफ पीडीएच कॉम्प्लेक्स, ये इसको लिंक करता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ से आपको स्टेप वाइज जो है इसके टीसीए साइकिल के रिएक्शन जो है ना वो समझाए जा रहे हैं। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ठीक है, आपने सिर्फ फोकस करना है कि जिस बात को समझाया जा रहा है। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। तो मैंने आपको पहले बताया कि चूंकि इस रिएक्शन में सिट्रेट या सिट्रिक एसिड, देखें सिट्रेट जो है ना ये आयोनिक फॉर्म है। आयोनिक फॉर्म का मतलब होता है उसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हो। तो जो एसिड होते हैं जब वो आयोनाइज होते हैं तो उनके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, याद रखें। जब भी एसिड्स आयोनाइज फॉर्म में होते हैं तो फिर उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और जब भी बेसिस आयोनाइज फॉर्म में होते हैं तो फिर उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो सिट्रेट इज द आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन चूंकि फर्स्ट स्टेप है इस रिएक्शन का, टीसीएस साइकिल का या क्रेब्स साइकिल का, इस वजह से हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अब ये फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट होती कैसे है? ऑक्सैलोएसीटेट कंडेंसेस विद एसिटाइल कोए टू फॉर्म सिट्रेट। इस रिएक्शन में अभी हम आगे जाके साइकिल में देखेंगे, ये बात क्लियर हो जाएगी। इस रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप पर ऑक्सैलोएसीटेट नाम का एक कंपाउंड ऑलरेडी बना पड़ा हुआ होता है। ठीक है, वो जो ऑक्सैलोएसीटेट या ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ये कंपाउंड जो होता है ये पीछे से जो एसिटाइल कोएंजाइम ए आ रहा होता है उसके साथ मिलता है, उसके साथ कंबाइन करता है और कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं कि जिसमें दो कंपाउंड्स आपस में ज्वाइन करते हैं और एक नया कंपाउंड बना देते हैं। तो इस स्टेप पे जहां पर सिट्रिक एसिड की फॉर्मेशन होनी होती है वहां पर ऑलरेडी जो क्रेब्स साइकिल के अंदर ऑक्सैलो एसीटेट होता है, पीछे से आने वाले जो ग्लाइकोलिसिस से आ रहा होता है एसिटाइल कोए, उसके साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल कोए आपस में कंबाइन होने के बाद सिट्रेट बना देते हैं, सिट्रिक एसिड। ये वाला जो रिएक्शन है ये कैटालाइज होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेज। ठीक है, सिट्रेट सिंथेज ये एंजाइम का नाम है, मुश्किल नहीं है याद रखना। आपको पता होना चाहिए कि इस स्टेप पे प्रोडक्ट क्या बन रही है, सिट्रेट बन रहा है। सिंथेज ऐसे एंजाइम को कहते हैं जो सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस कहते हैं फॉर्मेशन को। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड, सिट्रेट सिंथेज। ठीक है, तो इस रिलेशन से आप इस एंजाइम का नाम याद रख सकते हैं, मुश्किल कोई नहीं है। तो मैंने आपको ये समझाया है कि फर्स्ट स्टेप में ऑक्सैलो एसीटेट जो ऑलरेडी प्रोडक्ट होती है क्रेब्स साइकिल की, वो इस साइकिल के अंदर पहले से पड़ा हुआ होता है, पीछे से ग्लाइकोलिसिस से स्टाइल कोएंजाइम में आ रहा होता है, उसका रिएक्शन ऑक्सैलो एसीटेट के साथ होता है और सिट्रेट सिंथेज एंजाइम जो होता है इसको कन्वर्ट कर देता है इन दोनों को मिलाकर सिट्रेट में। ये वाला जो रिएक्शन है ये इनहिबिट होता है अगर एटीपी की अमाउंट सेल के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाए, एनएडीएच की अमाउंट सेल के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाए, सिट्रेट की अमाउंट सेल के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें देखें, सिट्रेट की अमाउंट सेल में ज़्यादा हो गई है, ये एंजाइम काम नहीं करेगा। एनएडीएच की अमाउंट सेल में ज़्यादा हो गई है, ये एंजाइम काम नहीं करेगा। एटीपी की अमाउंट सेल में ज़्यादा हो गई तो ये एंजाइम काम नहीं करेगा। अब ये बात समझनी मुश्किल नहीं है। इनहिबिशन जो होती है ना किसी भी, देखें सेल के अंदर कोई भी चीज़ अगर चाहिए ना थ्रू केमिकल रिएक्शंस, तो फिर ये देखा जाता है कि उसकी ज़रूरत सेल में है या नहीं है। अगर सेल के अंदर उसकी ज़रूरत है तो रिएक्शंस को कैरी ऑन किया जाता है, उनको चलाया जाता है। लेकिन अगर किसी चीज़ की सेल में ज़रूरत नहीं है तो फिर उसको रिएक्शन को शट डाउन कर दिया जाता है, उसको इनहिबिट किया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। ठीक है, अब क्यों सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल चल रहा है, इसकी वजूहत क्या है? नंबर एक, एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए। सेकंड, एनर्जी जो जनरेट होती है वो एनएडी की वजह से होती है, एनएडीएच चाहिए। ठीक है, और थर्ड, सिट्रिक एसिड चाहिए क्योंकि सिट्रिक एसिड से जो है ये रिएक्शन आगे चलना है। अब अगर ऑलरेडी ये चीज़ें सेल के अंदर ज़्यादा हैं तो फिर इस साइकिल की ज़रूरत नहीं है, तो इसको इनहिबिट हो जाना चाहिए। तो यही तीनों चीज़ें जो होती हैं इसको इनहिबिट करती हैं, इसको कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है जी, सो नेक्स्ट स्लाइड पे आप जाएंगे तो स्टेप 2 और 3 दो रिएक्शन लिखे हुए हैं, मतलब ये दो रिएक्शन है लेकिन ये साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं एक ही वक्त में। फिर क्या होता है कि वो जो फर्स्ट रिएक्शन में ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोए को मिलाकर सिट्रेट सिंथेज एंजाइम सिट्रेट फॉर्मेशन करता है, यानी सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन।
पीछे आप पढ़ के आए हैं ग्लाइकोलिसिस में आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस की जाती हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। तो जो सिट्रेट मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रक्चरल चेंजेस की जाती हैं और उसको आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब ये कि केमिकल फार्मूला वही रहता है लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज होता है। बिल्कुल ऐसे जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का केमिकल फार्मूला एक है, लेकिन वहां पर आपने पढ़ा था ग्लूकोज आइसोमेरेज जो होता है वो उसको कन्वर्ट कर देता है फ्रक्टोज के अंदर। ठीक है, सो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। सिट्रेट की आइसोमेराइजेशन हो जाती है, यानी उसके अंदर थोड़ी सी रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो जाती है, केमिकल फॉर्मूला सेम रहता है। अब जो नया कंपाउंड बनता है उसको आइसोसिट्रेट कहते हैं। सिट्रेट इज आइसोमेराइज्ड टू आइसोसिट्रेट बाय द एंजाइम एकोनिटेज। एकोनिटेज ये एंजाइम का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। एकोनिटेज इज द एंजाइम व्हिच कॉजेज द आइसोमेराइजेशन ऑफ सिट्रेट टू आइसोसिट्रेट। ठीक है, ये जो एंजाइम्स के नाम है ये स्टेप के साथ ये वाइवा के क्वेश्चंस भी बनते हैं और ये आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए इस चीज के लिए कि आप बता सकें कि किस स्टेप पे कौन सा एंजाइम काम कर रहा है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस निकलेंगे। ठीक है, तो सिट्रेट से आइसोसिट्रेट में जो कन्वर्जन होती है, ये जो आइसोमेराइजेशन का रिएक्शन है, ये कौन सा एंजाइम कंट्रोल कर रहा है? एकोनिटेज एंजाइम कंट्रोल कर रहा है। ये वाला जो रिएक्शन है सिट्रेट से आइसोसिट्रेट में कन्वर्जन का, इट इज अ टू स्टेज रिएक्शन या टू स्टेप रिएक्शन, इसी वजह से ऊपर स्टेप 2 एंड 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो टू स्टेप रिएक्शन होता है इसमें फर्स्ट स्टेप पे जो सिट्रेट होता है उसकी डिहाइड्रेशन की जाती है, यानी उसमें से वाटर को रिमूव किया जाता है। और उसके बाद सेकंड स्टेप पे वो जो वाटर रिमूव होता है उसी को उसके अंदर दोबारा ऐड कर दिया जाता है, यानी डिहाइड्रेशन होती है, उसके बाद हाइड्रेशन होती है। आपको पता है कि डिहाइड्रेशन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें किसी कंपाउंड में से वाटर को रिमूव किया जाता है, और हाइड्रेशन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें किसी कंपाउंड में वाटर को ऐड किया जाता है। ठीक है, सो इस सिट्रेट से आइसोसिट्रेट फॉर्मेशन में एक डिहाइड्रेशन का रिएक्शन होता है फर्स्ट स्टेप पे, और सेकंड स्टेप पे हाइड्रेशन का रिएक्शन होता है। पहले स्टेप पे वाटर को रिमूव किया जाता है, सेकंड स्टेप पे वाटर को उसके अंदर ऐड किया जाता है। लेकिन ये जो H और OH की रिमूवल होती है और एडिशन होती है, ये जहां से रिमूव किया जाता है सेकंड स्टेप में वहां पे नहीं ऐड किया जाता, बल्कि डिफरेंट कार्बन के ऊपर ऐड किया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से फिर वो अरेंजमेंट जो होती है एटम्स की चेंज हो जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये आइसोमेराइजेशन हो गई। दिस इज अचीव्ड इन अ टू स्टेज रिएक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन फॉलोड बाय हाइड्रेशन, यानी पहले डिहाइड्रेशन होती है सिट्रेट की, उसके बाद हाइड्रेशन होती है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट सिस एकोनिटेज। ये वाला जो इसके अंदर सिस एकोनिटेज है, ये एंजाइम इसके अंदर हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, वैसे ओवरऑल रिएक्शन जो होता है ये एकोनिटेज एंजाइम कंट्रोल करता है। ठीक है जी, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। सबसे पहले हमने कहा कि एसिटाइल कोएंजाइम ए आता है और वो ऑक्सैलो एसीटेट जो कि ऑलरेडी एक प्रोडक्ट होती है क्रेब्स साइकिल की, उसके साथ कंबाइन हो जाता है, कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है सिट्रिक एसिड में। ठीक है, और ये सिट्रेट सिंथेज एंजाइम कंट्रोल करता है। जो सिट्रेट बनता है उसके बाद स्टेप 2 एंड 3 आ जाते हैं। दो रिएक्शन, दो स्टेज में रिएक्शन कंप्लीट होता है। एकोनिटेज एंजाइम कंप्लीट करता है उस रिएक्शन को। पहले डिहाइड्रेशन होती है सिट्रेट की, उसके बाद हाइड्रेशन होती है और सिट्रेट जो होता है वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक 3 रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो आइसोसिट्रेट है। यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 4 एंड 5। ठीक है, ये भी तकरीबन एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं, इस वजह से 4 एंड 5 इकट्ठे लिखे हुए हैं। इस स्टेप में एक नया कंपाउंड बनता है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड होता है जिसकी आयोनाइज्ड फॉर्म अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है। ये कंपाउंड फॉर्मेशन होती है बाय आइसोसिट्रेट, जो आपने पिछले रिएक्शन में आइसोसिट्रेट पढ़ा है उससे अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बनता है। ठीक है, और जो एंजाइम यहाँ पे होता है उसका नाम है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। अब देखें कितना आसान है याद रखना इस चीज को। नाम जो एंजाइम का होता है वो आपको बताता है कि उसका सबस्ट्रेट क्या है और वो रिएक्शन क्या कर रहा है। नाम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज कैटालाइज करता है इस रिएक्शन को, यानी आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट की फॉर्मेशन को कैटालाइज करता है। तो जो सबस्ट्रेट है वो आइसोसिट्रेट है, इस वजह से एंजाइम के नाम में आइसोसिट्रेट है। किस टाइप का रिएक्शन कैरी कर रहा है? डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कर रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो वो एंजाइम जो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को कैरी करते हैं उसको डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। ठीक है, अब ये डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन क्या है? ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए। जिस तरीके से किसी कंपाउंड में से वाटर को रिमूव किया जाए, इसी तरीके से किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन को भी रिमूव किया जा सकता है।
तो जब हाइड्रोजन की रिमूवल होगी तो फिर जो रिएक्शन होगा वो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होगा, और जो एंजाइम इसको कैरी आउट करेगा उसे डिहाइड्रोजिनेज कहेंगे। तो चूंकि सबस्ट्रेट आइसोसिट्रेट है, इस वजह से इसका नाम हो गया आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। दिस एंजाइम कैटालाइजेज द कन्वर्जन ऑफ यानी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट टू ऑक्सैलोसक्सिनेट एंड देन टू अल्फा कीटोग्लूट्रेट। ठीक है, तो ये टू स्टेज रिएक्शन है, बिल्कुल वैसे जैसे पिछला रिएक्शन था। आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट के बाद सॉरी सिट्रेट, सिट्रेट के बाद आइसोसिट्रेट थ्रू एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी आइसोसिट्रेट जो है उससे अल्फा कीटोग्लूट्रेट बन रहा है, लेकिन इसके दरमियान में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रही है ऑक्सैलोसक्सिनेट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि ये बनती है लेकिन बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, और फौरी तौर पे ये कन्वर्ट हो जाती है नेक्स्ट स्टेप में अल्फा कीटोग्लूट्रेट में। तो अब आपके पास सीरीज ऑफ रिएक्शन में क्या आएगा? आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट के बाद ऑक्सैलोसक्सिनेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट के बाद अल्फा कीटोग्लूट्रेट। तो स्टेप 4 एंड 5 की जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज अल्फा कीटोग्लूट्रेट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑक्सैलोसक्सिनेट है, सबस्ट्रेट इस रिएक्शन में आइसोसिट्रेट है, और एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है। टाइप ऑफ रिएक्शन डिहाइड्रोजिनेशन है। ठीक है जी। अब आपको समझ में ये बात आ गई कि आइसोसिट्रेट में से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन को जब रिमूव करेंगे तो जब हाइड्रोजन, आपको पता है कि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, तो जब हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे इसका मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन रिमूव हो रहा है। तो जब भी सेल के अंदर किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को रिमूव किया जाता है, तो उसको हमेशा किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन कैरियर के साथ अटैच किया जाता है। ठीक है, ये सेल का प्रिंसिपल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करना होता है, और यही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एंटर होते हैं, और वहां पर हाई एनर्जी से लो लेवल पर इनको ग्रेजुअली ट्रांसफर किया जाता है, जिसके दरमियान में एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कैप्चर किया जाता है, एडीपी के साथ अटैच किया जाता है, और एटीपी फॉर्मेशन की जाती है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पर आपने ये समझना है कि चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की रिमूवल होती है, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम आईसीडीएच। अब जो हाइड्रोजन रिमूव होते हैं इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिमूव हुए हैं, उनको इलेक्ट्रॉन कैरियर के साथ अटैच करना है। तो वो इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन सा होता है, ये मैंने आपको ऊपर बताया कि इलेक्ट्रॉन कैरियर हमारे पास दो तीन किस्मों के हैं। वन इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसे एनएडी कहते हैं। एनएडी के ऊपर ये जो लास्ट डी लिखा होता है, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव साइन हो, प्लस साइन हो, इसका मतलब ये होता है कि ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। ठीक है, एनएडी। अगर इसके पास NaDH प्लस एच, अगर NaDH लिखा हो, या NaDH प्लस एच प्लस लिखा हो, या NaDH2 लिखा हो, तो इन तीनों का एक ही मतलब होता है कि ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है। एक तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन कैरियर जो हमें यहाँ पे हेल्प करता है क्रेब्स साइकिल में, उसे फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, FAD। अगर FAD के साथ हाइड्रोजन शामिल हो जाए तो फिर ये FADH या FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है। और एक हमारे पास जो है ना वो GDP का सिस्टम है, लेकिन उसको हम जरा यहाँ पे छोड़ते हैं। आप यहाँ पे सिर्फ दो को याद रखें, एक FAD और एक NAD। तो इस स्टेप पर यानी आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट की फॉर्मेशन के दौरान जो हाइड्रोजन रिमूव होते हैं उनको किसके साथ अटैच किया जाता है? NAD के साथ। और वो क्या चीज बन जाती है फिर? NADH या NADH2। इस स्टेप पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। ठीक है, यानी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है।